दिल्ली की पॉश सोसाइटी सर्वोदय गंगा में स्थित इस पार्क में लोगों की काफ़ी आवाजाही थी। पार्क की एक बेंच पर काफ़ी देर से बैठी जयंती गहरी चिंता में डूबी थी। शाम के समय पक्षियों का कलरव व बच्चों की धमा चौकड़ी भी उसे विचलित नहीं कर पा रही थी। उसके अंतर्मन की हलचल बाहरी शोर से कहीं ज़्यादा तेज व तीखी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उससे भूल कहाँ हुई है। पति के होते हुए भी उसने बच्चों को अपने बलबूते पर कड़ी मेहनत करके पाल पोस के बड़ा किया, उन्हें इस काबिल बनाया कि वे खुले आकाश में स्वतंत्र उड़ान भर सके। पर बच्चों में समय के साथ इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा ये वह नहीं जानती थी। बेटा तो बेटा, बेटी भी उसके लिए इतना गलत सोचती है। वह विचार मग्न थी कि कमी आखिर कहाँ थी, उसकी परवरिश में या उस खून में जो बच्चों के पिता की देन था। अब वह क्या करे, कहाँ जाए। इंदौर में अकेली रह रही जयंती को उसका खाली घर काट खाने को दौड़ता था। बेटा आरव एक अमेरिकन लड़की से शादी करके हमेशा के लिए अमेरिका में बस चुका था। अभी हफ्ते भर पहले दिल्ली में रह रही बेटी ऋचा और दामाद अभिनव के पास वह यह सोचकर आई थी कि कुछ ही दिनों के लिए सही उसका अकेलापन तो दूर होगा, फिर उसकी गर्भवती बेटी को भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। लेकिन पिछली रात 11:30 बजे प्यास से गला सूखने पर जब वह पानी पीने को उठी तो ऋचा और दामाद जी के कमरे से धीमे से स्वर में आ रही आवाज़ ने उसे ठिठकने पर विवश कर दिया, क्योंकि बातचीत का मुद्दा वही थी। ऋचा, तुम्हारी मम्मी यहाँ से कब जाएगी? इतने बड़े शहर में अपना खर्चा ही चलाना मुश्किल है, ऊपर से इनका खाना और रहना। दामाद अभिनव का झल्लाहट भरा स्वर उसे साफ सुनाई दे रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं इस बात को नहीं समझती? पर मैंने भी पूरा हिसाब लगा लिया है। जब से मम्मी आई हैं, खाना बनाने वाले की छुट्टी कर दी है, ये बोलकर कि मम्मी मुझे आपके हाथ का खाना खाने का मन होता है। चूंकि मम्मी नर्स भी है तो बच्चा होने तक और उसके बाद भी मेरी पूरी देखभाल फ्री में हो जाएगी। देखा जाए तो उनके खाने का खर्च ही कितना है, 4 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास दौलत की कमी नहीं है। अगर वे हमारे पास सुकून से रहेंगी तो आज नहीं तो कल उनकी सारी प्रॉपर्टी भी हमारी होगी। भाई तो वैसे भी यहाँ वापस नहीं आने वाला। कहती हुई ऋचा की जोरदार हंसी उसके कानों में पड़ी। उसे लगा वह घश खाकर वहीं गिर पड़ेगी। जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर वह कमरे तक आई थी। पर यहाँ आकर भी उसकी बेचैनी, बेटी ऋचा और अभिनव की हकीकत को जानकर उसका मन बड़ा आहत हुआ। दिल की बेचैनी और छटपटाहट थोड़ी कम हो, इसलिए शाम होते ही घूमने के बहाने वह घर के पास बने इस पार्क में आ गई थी। पर यहाँ आकर भी उसकी बेचैनी बरकरार थी। नजरें सामने थी पर मन में वही ऊहापोह थी। तभी सामने से कुछ दूरी पर लगभग उसी की उम्र के 3-4 व्यक्ति खड़े बातें करते नजर आए। वह आगे कुछ सोचती कि तभी उनमें से एक व्यक्ति उसकी ओर बढ़ता दिखाई पड़ा। वह पशुपेश में पड़ गई कि क्या करे। अजनबी शहर में अजनबियों का ये समूह, इतनी उम्र की होने के बावजूद उसके मन में यह घबराहट कैसी? अरे वह कोई जवान लड़की थोड़े ही है जो कोई उसे छेड़ने चला आएगा। शायद कुछ पूछने आ रहा हो। उसने अपने आप को दिलासा दिया। हे जया, तुम यहाँ कैसे? अचकचासी वह यह चिरपरिचित आवाज सुनकर अचकचासी गई वह यह चिरपरिचित आवाज सुनकर। कौन जया? माफ करिएगा, मैं जयंती, पास ही सर्वोदय गंगा अपार्टमेंट में रहती हूँ। हड़बड़ाहट में वह अपने बचपन के नाम को भी भूल गई। आवाज को पहचानने की भी उसकी भरसक कोशिश नाकाम ही रही। हाँ हाँ आदरणीय जयंती जी, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। आई एम अरुण फ्रॉम रांची। रांची शब्द सुनते ही जैसे उसकी खोई याददाश्त लौट आई। जाने कितने सालों बाद उसने यह नाम सुना था जो उसके अंदर हमेशा हर पल मौजूद रहता था। पर अरुण को सामने देखकर भी वह पहचान नहीं पा रही थी, कारण उसमें बहुत बदलाव आ गया था। कहाँ वह दुबला पतला मरियल सा दिखने वाला अरुण
और कहाँ कुछ उम्रदराज परंतु प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक यह अरुण। उसे बहुत अचरज हुआ और बहुत खुशी भी। अपना घर वाला नाम सुनकर उसे यूं लगा जैसे वो छोटी बच्ची बन गई है। अरे अभी भी नहीं पहचाना? कहकर अरुण ने धीरे से उसकी बाहों को हिलाया। क्यों नहीं अरुण, बिल्कुल पहचान लिया। आओ तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। कहकर अरुण उसे अपने दोस्तों के पास ले गया। दोस्तों से परिचय होने के बाद जयंती ने कहा, अब मुझे घर चलना चाहिए अरुण, बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, अभी तो हम ठीक से बात भी नहीं कर पाए हैं, परंतु कल शाम 5 बजे इसी बेंच पर मिलना। पुरानी बचपन की यादें ताज़ा करेंगे और एक दूसरे के बारे में ढेर सारी बातें। आओगी ना? अरुण ने खुशी से चहकते हुए कहा। बिल्कुल, पर अभी चलती हूँ। घर लौटते टाइम अंधेरा होने लगा था, पर उसका मन खुशी से सराबोर था। उसके थके हुए पैरों को जैसे गति तेज मिल गई थी। उम्र की लाचारी, शरीर की थकान, सभी कुछ लुप्त हो गई थी। इतने समय बाद इस अजनबी शहर में अरुण का मिलना उसे किसी उपहार से कम नहीं लग रहा था। घर पहुंचकर उसने खाना खाया, रोज की तरह अपने काम निपटाए और पलंग पर लेट गई। खुशी के अतिरेक से उसकी आंखों की नींद गायब हो चुकी थी। उसके जीवन की डायरी का हर पन्ना उसके सामने एक एक कर खुलता जा रहा था, जिसमें वह साफ साफ देख पा रही थी अपने दोस्त को और उसके साथ बिताए उन मधुर पलों को जिन्हें वह खुलकर जिया करती थी। बचपन का वह समय जिसमें उनका हंसना, रोना, लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना सब अरुण के साथ ही होता था। गुस्से व लड़ाई के दौरान तो वह अरुण को उठाकर पटक भी देती थी। दरअसल वह शरीर से हट्टी कट्टी थी और अरुण दुबला पतला। फिर भी उसके लिए अरुण अपने दोस्तों तक से भिड़ जाया करता था। गिल्ली डंडा, लुका छुपी, विषमृत, साकलबंदी, कबड्डी, खो खो जैसे कई खेल खेलते वे कब स्कूल से कॉलेज में आ गए थे, पता ही नहीं चला था। पर अरुण ने इंजीनियरिंग फील्ड चुनी थी और उसने मेडिकल फील्ड का चुनाव किया था। उसके बाद अरुण उच्च शिक्षा के लिए लंदन चला गया और इसी बीच उसके भैया भाभी ने उसकी शादी इंदौर में रह रहे एक बिजनेसमैन देवेंद्र से कर दी थी। शादी के बाद से उसका रांची आना बहुत कम हो गया। इधर ससुराल में उसके पति देवेंद्र माता पिता की इकलौती संतान और एक स्वच्छंद तथा मस्त मौला इंसान थे, जिनके दिन से ज़्यादा रातें रंगीन हुआ करती थी। शराब और शबाब के शौकीन देवेंद्र ने उससे विवाह भी सिर्फ माँ बाप के कहने से किया था। उन्होंने कभी उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया। वह उनके लिए भोग की एक वस्तु मात्र थी, जिसे वह अपनी सुविधानुसार जब तक भोग लिया करते थे, बिना उसकी मर्जी जाने। उसके लिए पत्नी जयंती की हैसियत पैरों की जूती से बढ़कर नहीं थी। लेकिन उसकी सासू माँ और ससुर जी बहुत अच्छे थे। उन्होंने उसे बहुत प्यार व अपनापन दिया। सासू माँ तो स्वयं ही उसे पसंद करके लाई थी, लिहाजा वे जयंती पर बहुत स्नेह रखती थी। उनसे जयंती का अकेलापन व निराशा छिपी नहीं थी। उन्होंने उसे हौसला देकर अपनी पढ़ाई जारी रखने को कहा, जो कि शादी के चलते अधूरी ही छूट गई थी। जयंती ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। हालांकि देवेंद्र को उसका घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं था, परंतु अपनी माँ के सामने देवेंद्र की एक न चली। जयंती के जीवन में इससे बहुत बड़ा बदलाव आया। उसने नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी की। पढ़ाई पूरी होने से उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। पर देवेंद्र के लिए जयंती आज भी अस्तित्वहीन थी। जयंती का मन भावनात्मक प्रेम को तरसता रहता। वह अपने दिल की सारी बातें देवेंद्र से साझा करना चाहती, परंतु अपने बिजनेस और उससे बचे समय में अपनी रंगीन जिंदगी जीते देवेंद्र को कभी जयंती की इस घुटन का एहसास तक नहीं हुआ। इस मशीनी जिंदगी को जीते जीते जयंती दो प्यारे बच्चों की माँ बन चुकी थी। बेटे आरव व बेटी ऋचा के आने से उसके जीवन को एक दिशा मिल चुकी थी। पर देवेंद्र की जिंदगी अभी भी पुराने ढर्रे पर थी। जयंती के बच्चों में व्यस्त रहने से उसे और आज़ादी मिल गई थी। हाँ, जयंती की जिंदगी ने जरूर रफ्तार पकड़ ली थी कि तभी दिल के दौरे से ससुर जी की मौत होने से
जयंती पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। आर्थिक रूप से जयंती उन्हीं पर निर्भर थी। देवेंद्र को घर गृहस्थी से पहले ही कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी। पिता के जाते ही वह अपने आप को मालिक समझने लगा। दिनों दिन बदमिजाज होता रहा। देवेंद्र कई कई दिनों तक घर की सुध नहीं लेता था। जयंती बच्चों की परवरिश व पढ़ाई लिखाई के लिए भी आर्थिक रूप से बहुत परेशान रहने लगी थी। ये देखकर उसकी सासू माँ ने बच्चों व उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी आधी जायदाद जयंती के नाम करने का फैसला लिया। ये पता लगते ही देवेंद्र ने घर आकर जयंती के साथ मार पिटाई की और उसे बहुत सताया, परंतु उसकी सासू माँ ने जयंती का पक्ष लेते हुए उसे लताड़ लगाई। लेकिन वो जाते जाते भी जयंती को देख लेने की धमकी दे गया। जयंती का मन बहुत आहत हुआ। जिस रिश्ते को उसने हमेशा ईमानदारी से निभाने की कोशिश की, आज वो पूरी तरह दरक गया। उसका मन चाहा कि वह अपनी चुप्पी तोड़कर जायदाद के पेपर्स देवेंद्र के मुंह पर मारकर उसे ये समझा दी कि वह दौलत की भूखी नहीं है। लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसने खामोशी साध ली। समय की रफ्तार के साथ एक बार फिर जयंती के कदम चल पड़े। बच्चों की परवरिश व बुजुर्ग सासू माँ की देखभाल में व्यस्त जयंती अपने आप को जैसे भूल ही चुकी थी। अपने दर्द व तकलीफ़ों के बारे में सोचने का ना ही उसके पास वक्त था और ना ही ताकत। समय कैसे गुजर जाता था जयंती को पता ही नहीं चलता था। उसके बच्चे अब बहुत कुछ समझदार हो चले थे। ऐसे में एक रात जयंती की सासू माँ की तबीयत अचानक ही बहुत बिगड़ गई। उसके फैमिली डॉक्टर भी आउट ऑफ स्टेशन थे। कोई दूसरी हेल्प ना होने से उसने मजबूरी में देवेंद्र को फ़ोन लगाया। माँ ने जब तुम्हें आधी जायदाद दी है तो अब उनकी जिम्मेदारी भी तुम निभाओ। मैं तो वैसे भी नालायक औलाद हूँ उनकी। दो टूक बात कर देवेंद्र ने फ़ोन काट दिया। हैरान परेशान जयंती ने फिर भी हिम्मत न हारते हुए अपनी सास का इलाज अपनी काबिलियत के बल पर किया। उसने उन्हें न सिर्फ बचाया बल्कि स्वस्थ होने तक सही देखभाल भी की। इतने मुश्किल समय में उसका धैर्य और कार्यकुशलता देखकर डॉक्टर आलोक, जो कि उनके फैमिली डॉक्टर थे, ने उसे अपने अस्पताल में सर्विस का ऑफर दिया। जयंती बड़े ही असमंजस में पड़ गई, क्योंकि अभी उसके बड़े होते बच्चों को उसकी ज़रूरत कहीं ज़्यादा थी। पर सासू माँ के ये समझाने पर कि बच्चों की देखभाल में वे उसकी थोड़ी सहायता कर दिया करेंगी, तो वह मान गई। उसके जॉब करने की दूसरी वजह निसंदेह पैसा भी था, जिसकी जयंती को अभी बहुत ज़रूरत थी। अब जयंती का ज़्यादातर वक्त अस्पताल में बीतने लगा। घर पर सासू माँ ने भी बच्चों को बड़ी जिम्मेदारी से संभाल रखा था। जल्द ही अपनी मेहनत व योग्यता के बल पर वह पदोन्नत हो गई। अब उसे अच्छी सैलरी मिलने लगी, पर बीच बीच में देवेंद्र का उसे घर आकर फटकारना जारी रहा। इसी के चलते अपनी सासू माँ के बहुत समझाने पर उसने डाइवोर्स के लिए आवेदन कर दिया। देवेंद्र के बारे में सभी भली भांति जानते थे, सो उसे सासू माँ व अन्य सभी रिश्तेदारों के सहयोग से जल्द ही डाइवोर्स मिल गया। कुछ साल बीतते बीतते उसकी सासू माँ भी चल बसी, पर उन्होंने जाने से पहले उसे बहुत आत्मनिर्भर बना दिया था। उनकी कमी तो उसे खलती थी, लेकिन अब उसके व्यक्तित्व में निखार आ गया था। अपने बेटे आरव को उच्च शिक्षा के लिए उसने अमेरिका भेजा तथा बेटी ऋचा का उसके मनचाहे क्षेत्र फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन करवा दिया। अब देवेंद्र का उससे सामना न के बराबर भी होता था, पर समय की करवट अभी उसके कुछ और परीक्षा लेने को आतुर थी। कुछ ही वर्षों में उसके सारे त्याग व तपस्या को भुलाते हुए आरव ने अमेरिका में ही शादी कर वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली। इतने वर्षों में वह भारत भी बस 2 बार ही आया था। जयंती को बहुत ही मानसिक सदमा पहुंचा, पर वह कर भी क्या सकती थी। इधर बेटी ऋचा भी पढ़ाई के दौरान ही अभिनव के प्यार में गिरफ्तार हो चुकी थी। जमाने की फिक्र ना करते हुए उसने बेटी ऋचा की शादी अभिनव से ही करने का फैसला ले लिया। मुंह पर प्यार से मम्मी मम्मी करने वाला अभिनव बेगैरत होगा, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। परंतु जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो किसे दोष देना।
अभी कुछ समय पहले ही उसने यह फ्लैट खरीदने के लिए 25 लाख रुपए से दामाद अभिनव की मदद की थी, परंतु वह तो सोचते सोचते उसकी आंखों में पानी आ गया। आजकल रिश्ते वाकई स्वार्थी हो गए हैं। सबकी छोड़ो, पर अपनी बेटी भी। उसका सब कुछ तो बच्चों का ही था, फिर भी उनका मन इतना मैला क्यों है? उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर ढुलकते चले गए। क्या बताएगी कल वह अरुण को अपने अतीत के बारे में? क्या यही कि अपने अतीत में उसने हर रिश्ते से सिर्फ धोखा खाया है? इससे तो अच्छा तो ये है कि कल वह अरुण से मिलने ही ना जाए। इतने बड़े शहर में अरुण उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन बचपन के दोस्त से मिलने का मोह वह छोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि यहाँ इस स्थिति में इत्तेफाक से अरुण का मिल जाना उसे बहुत सुकून का एहसास दे रहा था। अरुण उसके मन के रेगिस्तान में एक ठंडी हवा का झोंका बनकर आया था। इस उम्र में ये जग हंसाई वाली बातें वह कैसे सोच सकती है? क्या उसकी उम्र में इस तरह की सोच शोभा देती है? ऐसे तमाम सवालों में उसका दिमाग उलझ कर रह गया था। वह अच्छी तरह जानती थी कि यह कोई वासना जनित प्रेम नहीं, बल्कि किसी अपनेपन के एहसास से जुड़ा मात्र एक सद्भाव ही है, जो अपना दुख दर्द एक सच्चे साथी के साथ बांटने को उत्साहित हो रहा है। वह साथी जो उसे भली भांति समझता था और जिस पर वह आंख मूंद कर यकीन कर सकती थी। यही सब सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह 7 बजे से ही रीचा ने मम्मी मम्मी कहकर उसे आवाज़ लगानी शुरू कर दी। सही भी है, वह एक नौकरानी ही तो थी इस घर में, वह भी बिना तनख्वाह के। फिर भी वह मुस्कुराकर उठी। उसका मन कुछ हल्का हो चुका था। उसे देख रीचा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों मम्मी, कितनी देर तक सोती रहो? आपको तो पता है ना, मैं सुबह सुबह आपके हाथ की ही अदरक वाली चाय पीती हूँ। अभी बना देती हूँ रीचा, कहकर उन्होंने उधर से निगाहें फेर ली। रीचा की बनावटी हंसी ज़्यादा देर तक देखने की इच्छा नहीं हुई उनकी। घर का सब काम निपटाकर नियत 5 बजे जयंती घर से निकल गई। पार्क पहुंचकर देखा तो अरुण उसका इंतजार करता दिखाई दिया। आओ जयंती, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, अरुण ने बहुत ही खुशी व अपनेपन के साथ कहा। मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई अरुण? क्या तुम्हें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा? हाँ, इंतज़ार तो करना पड़ा, अरुण रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। थोड़ी ही देर में वे दोनों अपने बचपन को एक बार फिर से जीने लगे। पुरानी सभी बातें याद करते करते दोनों थक गए। हंस हंस कर दोनों का बुरा हाल था। तभी अरुण ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम अब कैसी हो जयंती? मेरा मतलब तुम्हारे पति व बच्चे कैसे हैं? कहाँ हैं? कुछ अपने आज के बारे में बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छे से, कहते हुए जयंती ने मुंह दूसरी ओर कर लिया। अच्छी बात है, यही बात जरा मुंह इधर करके कहना। अरुण अब असली मुद्दे पर आ चुका था। बचपन से तुम्हारी आंखों की भाषा समझता हूँ। तुम मुझसे छिपा नहीं सकती अपनी बेचैनी व छटपटाहट। कुछ तो तुम्हारे अंदर चल रहा है। मैंने कल ही नोटिस कर लिया था, जब तुमने हमें देख कर भी नहीं देखा। तुम्हारा किसी ख्याल में खोया रहना ये साफ झलक रहा था कि तुम कुछ परेशान हो। तुम पर मेरी नज़र जैसे ही पड़ी, मैं तुम्हें पहचान गया था। अब मुझे साफ साफ बताओ, किस हाल में हो तुम? अपने बारे में पूरा सच, और हाँ, ये जानने का मुझे पूरा अधिकार भी है। अरुण, कहती हुई जयंती फूट फूट कर रोने लगी। उसके सब्र का बांध टूट गया। अपनी शादी से लेकर देवेंद्र की बेवफाई, अपनी घुटन, सास ससुर, अपने बच्चों व उनकी परवरिश के बारे में पूरी गाथा एक कहानी की तरह उसे सुना डाली। ओह, तुम जिंदगी भर इतना झेलती रही। एक बार तो अपने भैया भाभी को ये बताया होता। क्या बताती अरुण? मेरा सुख ही तो उनकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य था। उनके मुताबिक तो मैं बहुत बड़े परिवार में खुशियां भरी जिंदगी गुजार रही थी। उन्हें सच्चाई बताकर कैसे दुखी करती? चलो, जो भी हुआ जाने दो। आओ मेरे घर चलते हैं, अरुण ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं अरुण, आज तो बहुत देर हो चुकी है। रीचा परेशान हो रही होगी। फिर किसी दिन चलूंगी तुम्हारे घर। अरुण के अचानक से हाथ पकड़ने पर वह थोड़ी अचकचा गई।
तुम आज ही चलोगी? बहुत परेशान हुई आज तक, अब थोड़ा उन्हें भी परेशान होने दो। मेरे बच्चों से मिलो, तुम्हें सच में अच्छा लगेगा। कहते हुए अरुण उठ खड़ा हुआ। अरुण की जिद के आगे मजबूर जयंती कुछ संकोच के साथ उसके संग चल पड़ी। बड़ी ही आत्मीयता के साथ अरुण की बहू ने जयंती का स्वागत किया। कुछ देर के लिए जयंती जैसे अपने आप को भूल ही गई। अरुण के पोते के साथ खेलते खेलते वह खुद भी छोटी सी बच्ची बन बैठी। वहीं बातों बातों में अरुण की बहू नेहा से ही उसे पता चला कि उसकी सासू माँ अर्थात अरुण की पत्नी का निधन 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो चुका है। उस दिन अरुण का जन्मदिन था और वे अरुण के जन्मदिन पर उनके लिए सरप्राइज पार्टी की तैयारियां करने ही बाहर गई थी। ये सुनकर जयंती चौंक उठी। उसे अरुण के लिए बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी और उसने चलने का उपक्रम किया। अरुण उसे छोड़ने पैदल ही उसके अपार्टमेंट के बाहर तक आया। अरुण, तुम्हारे पोते और बहू से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सच बहुत खुश हो तुम। अरे अभी तुम हमारे रोशन चिराग से नहीं मिली हो। जनाब ऑफिस से बहुत लेट आते हैं, अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो फिर सही, कहते हुए जयंती लिफ्ट की ओर चल पड़ी। अब कब मिलोगी? अरुण ने उसे पुकारा। हाँ अरुण, देखो अब कब मिलना होता है, जयंती ने कुछ बुझी सी आवाज में कहा। अरे इतने पास तो हमारे घर हैं और मिलने के लिए इतना सोचोगी? कल शाम को मिलते हैं ना पार्क में, अरुण ने जोर दिया। ठीक है अरुण, मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ जैसा भी संभव होगा, कहते हुए लंबे लंबे कदम भरते हुए वह लिफ्ट में दाखिल हो गई। जैसा कि उसे डर था, घर के अंदर घुसते ही उसे ऋचा की घूरती आंखों का सामना करना पड़ा। बिना कुछ बोले वह जल्दी से अपने काम में लग गई। रात में सोते समय वह फिर अरुण के बारे में सोचने लगी। कितना प्यारा परिवार है अरुण का। उसके बेटे बहू कितना सम्मान देते हैं उसे। कितना प्यारा पोता है उसका। मेरा पोता भी तो लगभग इतना ही बड़ा हो गया होगा, पर उसने तो सिर्फ फोटोज में ही अपनी बहू और पोते को देखा है। कितनी बार कहा आरव से कि भारत आ जाओ, पर वह तो सब भुला बैठा है। काश अपनी माँ की तसल्ली के लिए एक ही बार आ जाता तो वह अपने पोते और बहू को भी जी भरकर देख लेती और उन पर अपनी ममता लुटाती। लेकिन उसका बेटा तो बहुत निष्ठुर हो चुका है। एक गहरी आह निकली उसके दिल से। अरुण की खुशहाली देखकर शायद उसे अपनी बदहाली और साफ दिखाई देने लगी थी, परंतु अब वह अरुण से ज़्यादा मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि रोज रोज रीचा से झूठ बोलकर इस तरह किसी व्यक्ति से मिलना उसे सही नहीं लग रहा था। भले ही वह उसका दोस्त ही क्यों ना हो। बेटी से मिलवाए भी तो क्या कहकर? आखिर बेटी दामाद उसके बारे में क्या सोचेंगे? वैसे भी उसे पता था कि स्वार्थ व लालच में अंधे हो चुके उसके बच्चों को उससे जुड़े किसी भी रिश्ते में खोट ही नजर आएगी। पर अरुण को मना कैसे करे, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका दिल तो बच्चों जैसा साफ था। जयंती अजीब सी उधेड़-बुन में फंस चुकी थी। सुबह उठकर फिर रोजमर्रा के काम में लग गई। 11-12 बजे मोबाइल बजा। देखा तो अरुण का फ़ोन था। अच्छा हुआ साइलेंट पर था, नहीं तो ऋचा के सवाल शुरू हो जाते। उसने अरुण का फ़ोन नहीं उठाया। इस कश्मकश में पूरा दिन व्यतीत हो गया। शाम को बेटी दामाद को चाय नाश्ता देकर खुद भी चाय पीने बैठी ही थी कि दरवाजे पर हुई दस्तक से उसका मन घबरा उठा। आखिर वही हुआ जिसका डर था। अरुण को दरवाजे पर खड़े देखकर उसका गला सूख गया। अरे आओ अरुण, उसने बड़ी कठिनता से मुंह से शब्द निकाले। अरुण ने खुद ही अपना परिचय दे दिया। उसके बाद मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बिठाया और बड़ी ही सहजता से उसने जयंती के संग अपने विवाह की इच्छा व्यक्त कर दी। ये बात सुनते ही जयंती चौंक पड़ी। कुछ बोल पाती उससे पहले ही अरुण ने कहा, वह जो भी फैसला ले सोच समझ कर ले। जयंती का कोई भी फैसला उसे मान्य होगा। कुछ देर चली बातचीत के दौरान उसकी बेटी और दामाद का व्यवहार अरुण के प्रति बेहद रूखा रहा। अरुण के जाते ही ऋचा ने उसे आड़ो हाथों लिया और यहाँ तक कह दिया, मम्मी क्या यही गुल खिलाने के लिए आप इंदौर से दिल्ली आई थी? अब तो आपको मम्मी कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। अभिनव ने कहा कुछ नहीं, लेकिन उसके हाव भाव ही उसे आहत करने के लिए काफ़ी थे। अपने कमरे में आकर जयंती फूट फूट कर रोने लगी। बिना कुछ भी किए उसे
उन अपनों द्वारा जलील और अपमानित किया जा रहा है जिनके लिए अपनी पूरी जिंदगी उसने दांव पर लगा दी थी। उसका मन आज चित्कार उठा। उसे अरुण पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने ऐसा सोचा भी कैसे। इतनी जल्दी ये सब अभी कल परसों ही मिले हैं। उसे बिना पूछे बिना बताए अरुण ने खुद ही ऐसा फैसला कैसे ले लिया। लेकिन वह यह भी नहीं जान लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसकी परेशानियां और परिस्थिति देखकर ही अरुण ने ऐसा निर्णय लिया होगा। वह उसे अच्छे से जानती थी कि बिना किसी लाग लपेट के वह अपनी बात सामने वाले के पास ऐसे ही रखता था। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उसकी जिंदगी ने कई झंझावत देखे थे, परंतु आज उसके चरित्र की मान प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई थी। उसने अपने मन को संयत करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आज हुए इस अपमान पर पहली बार उसका मन उसी से विद्रोह कर बैठा। क्या उसका जन्म केवल त्याग और बलिदान के लिए हुआ है? क्या उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है सिवाय एक पत्नी, बहू और मां बनने के? जीवन की नीरसता को वह आज तक ढोती चली आई, महज अपना समय मानकर। क्या सिर्फ इसलिए कि ये बच्चे आगे चलकर उसे इस तरह धिक्कारे? आखिर उसकी गलती ही क्या है? क्या कुछ भी कहने से पहले बेटी ऋचा और दामाद अभिनव को उससे इस बात की पूरी जानकारी नहीं लेनी चाहिए थी? क्या उसकी बेटी ने उसे इतना ही जाना है? लेकिन वह भी किसके व्यवहार पर आंसू बहा रही है? अरे यह तो वही बेटी है जिसने अपनी मम्मी को अपने घर की नौकरानी समझा है। उससे किसी भी तरह की इज्जत की उम्मीद करना बेवकूफ़ी ही तो है। जो अपनी स्वयं की मम्मी को 2 रोटी भी प्रॉपर्टी हासिल करने के लालच से खिला रही हो, वह उसकी बेटी तो नहीं हो सकती। अब वह समझ गई कि दूसरों से सम्मान चाहिए तो पहले उसे स्वयं अपना सम्मान करना सीखना होगा, अन्यथा ये सब इसी तरह चलता रहेगा। कुछ सोचकर वह उठी। घड़ी ने रात के 8:30 बजाए। बाहर हॉल में आई तो बेटी दामाद नहीं थे। हालात के मुताबिक खाना बनने का तो कोई सवाल नहीं था, शायद इसलिए खाना खाने बाहर गए हों। शांत मन से उसने बहुत सोचा। हाँ, अरुण ने यह जानबूझकर किया है। अगर वह उससे इस बात का जिक्र भी करता है तो वह कभी राजी नहीं होती। खुद ही साफ शब्दों में इनकार कर देती और अपने बच्चों की इस घिनौनी प्रतिक्रिया से भी अनजान ही रहती। फिर शायद अपने लिए जीने की उसकी इच्छा भी कभी बलवती ना होती। उसके मन का दर्पण साफ हो सके, इसीलिए अरुण ने उसके ऊपर जमी धूल को झटकने की कोशिश की है। अभी उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। अब से वह सिर्फ अपनी खुशी के लिए जिएगी। जयंती ने मुस्कुराकर जिंदगी को गले लगाने का निश्चय कर अरुण को फोन किया। उठकर रसोई में आई। भूख से आते कुलबुला रही थी। हल्का फुल्का कुछ बनाकर खाया और चैन से सो गई। सुबह उठी तो मन बहुत हल्का था। उसका प्रिय गाना उसके होठों पर अनायासी आ गया। हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो। गुनगुनाते हुए तैयार होने लगी। इस बात से बेफिक्र की बाहर उसकी बेटी व दामाद उसके हाथ की चाय का इंतजार कर रहे हैं। दरवाजे की घंटी बजी। जयंती ने दरवाज़ा खोला। बाहर अरुण खड़े थे। जयंती ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और अंदर बुलाकर एक बार फिर से उनका परिचय ऋचा व अभिनव से करवाया। ये है तुम्हारे होने वाले पिता। हमने आज ही शादी करने का फैसला लिया है। आना चाहो तो तुम भी आमंत्रित हो। बिना यह देखे कि उसमें अचानक आए इस बदलाव से बेटी और दामाद के चेहरे पर क्या भाव उपजे हैं। जयंती अरुण का हाथ थाम उसके साथ चल पड़ी अपनी जिंदगी की नई सुबह की ओर। अब उसे खुद के लिए जीना है, ना कि दूसरों के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, ऐसी ढेरों तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों,
ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।